नमस्कार और खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। समय हो चला है आपका विधायक का। जी हां, जब हम आपको यहां पर रूबरू कराते हैं विधायक से, अब हमारे साथ यहां पर रेवाड़ी से विधायक जुड़ गए हैं चिरंजीव राव। चिरंजीव राव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद आपका कंचन जी। चिरंजीव राव जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, रेवाड़ी के विधायक हैं आप, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी रेवाड़ी क्षेत्र की। क्या कुछ वहां पर अभी तक आपने किया है और क्या कुछ है जो अभी करना बाकी है? विधायक बनने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी सरकार नहीं है और विपक्ष के विधायक होने के नाते मेरे इलाके के जो भी मुद्दे हैं, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे खस्ता सड़कों का मुद्दा हो, चाहे एम्स बनाने का मुद्दा हो, चाहे और भी जितने भी मुद्दे हैं इस रेवाड़ी क्षेत्र के या मैं कहूंगा अपितु पूरे जिले के, मैंने समय समय के ऊपर विधानसभा के अंदर उठाए हैं। और हमारी ये कोशिश रही है कि रेवाड़ी की जितने भी मुद्दे हैं उनको हम सड़क से लेकर सदन तक उठाएं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके अंदर काफी जगह हम कामयाब भी हुए हैं। हमने कोशिश यही रही है कि जन मुद्दे जो भी हैं आज जिनसे लोगों का सरोकार है उनको हम समय समय पर उठाएं, और यही मेरी प्राथमिकता रही है और आगे भी हमारी यही प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल चिरंजीव जी, सबसे बड़ा और अहम सवाल एक और है यहाँ पर जो लगातार लोगों को परेशान कर रहा है, और लोगों के साथ आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या इस वक्त जो है वो है बिजली संकट, पानी संकट, जो लोग काफी ज्यादा परेशान हैं बिजली संकट और पानी संकट को लेकर। इसे लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, आप जानते हैं वैसे तो पूरे हरियाणा के अंदर ही पानी का संकट बहुत ज्यादा है, और क्योंकि हमारा जो रेवाड़ी एरिया है आप जानते हैं डार्क जोन के अंदर आता है, पानी की जो किल्लत है मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो हमारे दक्षिण हरियाणा के इलाके के अंदर ही है। और इसी सत्र की बात बताना चाहूंगा, हमारे रेवाड़ी के अंदर पहले 16 दिन नहर आती थी और 24 दिन नहर नहीं आती थी। और अब की बार इस मुद्दे को हम लोगों ने बड़ी जोर शोर से उठाया, क्योंकि लोगों को एक दिन एक छोड़ के पानी आया करता था। और मेरी आवाज उठाने के बाद उसकी शेड्यूल के अंदर बदलाव हुआ और रेवाड़ी के अंदर अब 16 दिन नहर आती है, 16 दिन नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं एक जो बहुत बड़ी दिक्कत रेवाड़ी के लोगों की थी, जो पानी की किल्लत थी, खासतौर में शहर के अंदर जो निचले इलाके हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, उसको हमने उठाया और उसके अंदर हमने बदलाव किया। आने वाले समय के अंदर हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो अतिरिक्त वाटर टैंक गोकलगढ़ के अंदर बनना था उसको हम बनवा पाए। गोकलगढ़ क्योंकि जो उनका सीम का पानी है वो बहुत ऊपर आ चुका है और पानी का जो लेवल है बहुत ऊपर है, इस वजह से हम ऑल्टरनेट साइड देख रहे हैं कहीं एक एडिशनल वाटर टैंक बन पाए शहर के अंदर, ताकि जो पानी की किल्लत है जिससे आए दिन लोगों को समस्या जो होती है उसको जल्द निवारण हम करवा सके। और जहां तक आपने बिजली की बात करी, बिजली की समस्या तो आप जानते हैं पूरे हरियाणा के अंदर कितनी ज्यादा लोगों को समस्या पिछले कई सालों से है। और पिछले 10 दिनों 15 दिनों के अंदर तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से 16-16 घंटे लोगों को लाइट नहीं मिली, और आज भी वो दिक्कत जो की त्यों है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने जो पिछले 7 सालों के अंदर कोई पावर प्लांट नहीं बनाए, और जो हमने पावर प्लांट बनाए थे उनका ना चल पाना, उनका खराब हो जाना, उनकी रख रखाव ठीक तरह ना होना, और जितनी भी हमारी एडिशनली बिजली थी वो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो अडानी को दे दी, उसकी वजह से आज यहाँ जो रेवाड़ी के लोग हैं चाहे पूरे हरियाणा के लोग हैं उनको जो दिक्कत हो रही है उसका सामना करना पड़ रहा है। मैं तो यही कहूंगा राज्य सरकार से कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई सख्त कदम उठाने चाहिए। नए बिजली के प्लांट जब तक ये लोग नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज आप देखिए प्रदेश के ऊपर कितना ज्यादा कर्ज हो चुका है, करीबन 2,52,000 करोड़ का आज हमारे इस पूरे हरियाणा के ऊपर कर्ज है, जबकि एडिशनल कोई इन लोगों ने पावर प्लांट नहीं बनाया। आप देखिए जिस तरह से लोगों की जनसंख्या बढ़ती है उसके उत्पाद के अंदर हम लोगों को कहीं ना कहीं और पावर स्टेशन लगाने चाहिए, पावर प्लांट लगाने चाहिए, पर इन्होंने कोई नहीं लगाए। तो आज जो समस्या है वो आज की नहीं है, पिछले 7 सालों में जो इन्होंने सही कदम नहीं उठाए उसकी वजह से आज लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो सरकार को इस और ध्यान देते हुए जल्द सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल चिरंजीव जी, एक और सवाल है मेरा आपसे। जिस तरह से आप चूंकि कांग्रेस से आते हैं, ऐसे में कांग्रेस की स्थिति को लेकर मेरा एक सवाल है आपसे। जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति लगातार जो है वो बिगड़ती जा रही है, जिसे लेकर अब यहाँ पर उदय भान जी को यहाँ पर कमान सौंपी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन इसके विरोध में भी पार्टी से कई बार आवाजें उठ चुकी हैं। इस मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है वैचारिक मतभेद तो हर पार्टी के अंदर होते हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर डेमोक्रेसी के अंदर आप चाहते हैं कि सब लोग अपनी बात सही तरीके से रख पाए, अपने स्वर को उठा पाए,
तो मुझे लगता है इतनी डेमोक्रेसी तो एक पार्टी के अंदर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर नेता की एक इच्छा रहती है कि मैं पार्टी के अंदर और आगे बढ़ूं। अगर कंपटीशन अगर हेल्दी हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो क्योंकि आप लोगों की भी काफी समय से मांग थी जनता की कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो जल्द बनना चाहिए, उसकी तरह हम अग्रसर हैं। और 31 मई तक हमारे जितने भी ब्लॉक के अध्यक्ष हैं वो बन जाएंगे और आने वाले समय के अंदर जल्द हमारी डिस्ट्रिक्ट की और स्टेट की कमेटी बन जाएगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी और जितने भी हमारे नेता है, सब लोग हम मिलकर काम करेंगे। जनता की जो आवाज है समय समय के ऊपर उठाएंगे। पहले भी हम लोगों ने सभी मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया है और आने वाले समय के अंदर जनता के कोई भी मुद्दे हो, चाहे बिजली पानी का मुद्दा हो, चाहे बढ़ती हुई महंगाई का मुद्दा हो, या जो भी मुद्दे हैं उनको हम समय समय पर उठाएंगे और लोगों की आवाज को कहीं भी हम दबने नहीं देंगे। चिरंजीव जी, जिस तरह से कल भी एक रेवाड़ी में बैठक थी, उस बैठक में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर विरोध के स्वर उठते हुए नजर आए थे, जिसे लेकर यहाँ आज काफी नाराज नजर आ रहे थे कैप्टन साहब भी। देखिए, मैं उस वक्त जिस वक्त ये मामला हुआ उस वक्त मौजूद नहीं था और मेरी संज्ञान के अंदर पूरा मामला नहीं है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें एक बड़े परिवार के अंदर हो जाती है, उसको ज्यादा तूल देने की जरूरत मुझे लगता है कहीं नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, इसे लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर पार्टी इस तरह के कार्यक्रम करती है और कांग्रेस पार्टी की भी एक सोच है कि इंटरनल डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी नेता हैं वो अपने विचार का आदान प्रदान वहां पर करेंगे, अपनी बात वहां पर रखेंगे, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरह से लोगों की जो आवाज है उसको और पुरजोर तरीके से उठाया जाए, किस तरह से लोगों के बीच में जाया जाए, उनके जो मुद्दे हैं उनको किस तरह तक लोगों तक हम पहुंचाएं। और लोगों के जो मुद्दे आज जो हर वर्ग जो इस सरकार से दुखी है, चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे कामगारी वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों की आवाज को उठाने में अपनी जिम्मेदारी सबसे आगे रखी है। तो मुझे लगता है कि चिरंजीव जी, चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जो आपसी मतभेद चलता है इसे खत्म करके जनता की आवाज को यहाँ पर उठाना चाहिए, ताकि जनता पर एक बार फिर से वो अपना भरोसा यहाँ पर दिखा सके या फिर जनता उन पर भरोसा कर सके? क्योंकि कई ऐसी खबरें आ चुकी हैं कांग्रेस से, कई तस्वीरें, जैसे कि कल रेवाड़ी की ही तस्वीर ले लीजिए और इससे पहले कई तस्वीरें कांग्रेस की ओर से ऐसी सामने आई है जहां पर आपसी मतभेद जो है वो कैमरे के सामने तक आने लग जाता है। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इस बात को काफी तूल दे रही है, मुझे इसको तूल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भी पार्टियां होती हैं, जहां एक घर होता है उसके अंदर भी अगर दो बर्तन होते हैं तो कहीं ना कहीं खड़कते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आवाज को अगर अपने तो मुझे लगता है उसके अंदर कोई कमी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने हर मुद्दे के ऊपर, आपने देखा होगा जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तब भी हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, जब डीजल गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े तब भी कांग्रेस पार्टी ने हर जगह विरोध प्रदर्शन किए, असेंबली लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल के ऊपर भी। और आने वाले समय के अंदर भी आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपनी जो आवाज है लोगों की वो हर जगह उठाएगी। विधानसभा में तो आपने देखा होगा कि जब भी विधानसभा सत्र होता है कांग्रेस पार्टी किस तरह से जो आपकी सत्ता पक्ष की पार्टी है उसको हमेशा घेरे रखती है, उनके पास जवाब दिए नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं मजबूत हमारा विपक्ष है, मजबूती के साथ हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे और हमने पहले भी लड़ाई है और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया अगले 1-2 महीने में हमारा संगठन बनकर तैयार हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा पिछले दिनों में जब हमारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हुआ था, किस तरह से लाखों की भीड़ वहां पर आई थी। और उसी तरह से अभी जो चिंतन शिविर होने जा रहा है, आज राहुल गांधी जी 8:30 बजे रेवाड़ी पहुंच रहे हैं, वहां भी उनका हम लोग स्वागत वहां पर करेंगे। उनके बीच जो कार्यकर्ता है, इतना जोश है कि भारी संख्या के अंदर वहां भी आज कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे। चिरंजीव जी, एक और मेरा सवाल है आपसे, जिस तरह से हरियाणा में चुनाव चूंकि नजदीक है, ऐसे में तमाम पार्टियों का जोर भी पूरी तरीके से है। आम आदमी पार्टी की अगर बात कर ले तो आम आदमी पार्टी का परिवार भी लगातार हरियाणा में बढ़ता जा रहा है, अपनी मौजूदगी हर जगह पर यहाँ आम आदमी पार्टी भी लगातार स्थापित कर रही है। इसे लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है यहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की? आप देखिए उनका पंजाब के अंदर क्या हालत है, पंजाब की होती है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, वहां पर किस तरह से आप लोगों ने खालिस्तानी झंडे वहां पर देखे,
किस तरह से आप लोगों ने देखा होगा जो दंगे वहां पर पिछले दिनों के अंदर हुए, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। उनके पास अपने कर्मचारियों को पैसे देने के पैसे नहीं है। उन लोगों ने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, 1000 रुपए हर महिला को देंगे, वो आज तक वो नहीं दे पाए। फ्री बिजली देने की बात करी थी, पानी देने की बात करी थी, उन बातों को भी अब तक वो पूरा नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं पंजाब की जनता ही उनको समझ चुकी है। और हरियाणा में मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो नेता वहां पर जा रहे हैं जिनको ये लगता है कि उनको या तो कांग्रेस में या बीजेपी में उनको जगह नहीं मिल पाएगी, टिकट नहीं मिल पाएगी, जिनको ये विश्वास हो चुका है कि उनके लिए इन पार्टियों में जगह नहीं है, वो जगह ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी की बी टीम है। उसका कार्य यही रहता है कि किसी भी तरह से विपक्ष को कमजोर करे, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करे। और वो उन्हीं नेताओं को ले रही है जो चले हुए कारतूस है, जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई जनाधार नहीं है, वो लोग आम आदमी पार्टी के अंदर जा रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों में भी हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा था तो 90 की 90 विधानसभा में उनकी जमानत जब्त हुई थी। और अब की बार भी जब वो हरियाणा के अंदर लड़ेंगे तो 90 की 90 सीटों पर उनकी जमानत जब्त होगी। और हिमाचल के अंदर चुनाव होंगे, उनका हश्र आपके सामने हिमाचल के चुनाव में आपके सामने स्वयं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो लगातार हमारे साथ यहाँ पर रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव बने हुए हैं। चिरंजीव राव जी, ब्रेक के बाद स्वागत है। मेरा सवाल आपसे एक बार फिर से है। चिरंजीव राव जी, जिस तरह से आपके पिता अजय सिंह यहाँ पर 6 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री पद पर भी रह चुके हैं, क्या लगता है आपको सीएम पद के दावेदार होंगे? देखिए, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका फैसला तो कांग्रेस पार्टी करेगी। अभी तो हमारा मकसद यही है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। हमारी कोशिश ये है कि ये जो जन विरोधी सरकार है इसको हटाना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा इससे फर्क नहीं पड़ता है। बात ये है कि लोगों की जो हकों की आवाज है वो हमें उठाने का हमारा फर्ज है। हमारा फर्ज है जो बिजली पानी की समस्या आज जो लोग जूझ रहे हैं, जो बिजली संकट आज प्रदेश के अंदर है, जो पेट्रोल डीजल के जो दाम है जो आसमान को छू रहे हैं, जो आप देखते हैं घरेलू सिलेंडर जो है वो 1000 रुपए का हो गया है, ये मुद्दे हैं। आज जो लोगों के जेब में पैसे नहीं है, आज बेरोजगारी अपने चरम के ऊपर है, आज जो लोगों की बेसिक समस्या है उसको उठाना कांग्रेस पार्टी का फर्ज है। हमारा फर्ज ये है कि इस जन विरोधी सरकार को हम जड़ से हटाने का काम करें। आज हर वर्ग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस सरकार से दुखी है। चाहे आपका मजदूर वर्ग हो, चाहे आपका व्यापारी हो, चाहे आपका कर्मचारी हो, हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में किस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं वो तकरीबन 1.5 साल तक रोडों पर बैठे रहे। हमारी जो बहनें आंगनवाड़ी वर्कर, उनको किस तरह से अपनी हकों के लिए रोडों पर बैठना पड़ा। किस तरह से आए दिन हम देखते हैं जो बेरोजगार हमारे हैं वो रोडों के ऊपर आपको नजर आते हैं। तो ये समस्या आज इस प्रदेश की है। बात ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बात ये है कि इस सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी एक मत होकर लड़ाई लड़ेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारे जो प्रधान है उदयभान जी और जितने भी हमारे नेता है, हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस जन विरोधी सरकार को हटाने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन ऐसे में यहाँ पर चिरंजीव जी अगर देखा जाए तो उदयभान जी के ऊपर कई आरोप भी लगातार लग रहे हैं। उन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि अभी कमान सौंपी गई है, कांग्रेस को मजबूत करने का काम शुरू किया गया है एक बार फिर से, और ऐसे में लगातार उदयभान जी पर कई आरोप भी लग रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये भाजपा की अपनी बौखलाहट है। वो ये बात समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपना जो आने वाले समय के अंदर चुनाव लड़ेगी। आप लोगों ने फरीदाबाद के अंदर देखा होगा जब विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हुआ जिसमें लाखों की भीड़ वहां पर नजर आई, तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो बौखलाहट है ये आप लोगों के सबके सामने वहां पर दिखाई दी होगी। और उससे पहले भी जो कांग्रेस पार्टी के जहां जहां कार्यक्रम हुए वहां पर आपने लाखों की भीड़ देखी होगी। तो कहीं ना कहीं एक जो भय का माहौल है वो पूरे भाजपा के अंदर है। उनके अंदर अफरा तफरी मच चुकी है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, जो बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे विधायक हैं जिनसे लगातार हम संपर्क के अंदर हैं, जो कहीं ना कहीं घुटन महसूस भाजपा के अंदर कर रहे हैं। तो एक जो बौखलाहट है बीजेपी की वो हम सबके सामने है। आने वाले आप समय में आप देखेंगे भी कि ये जो सरकार है पूरे 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। बहुत सारे विधायकों के आए दिन मुझे भी कॉल आते हैं, बहुत सारे और हमारे साथी हैं जिनको उनके कॉल आते रहते हैं कि हम इस सरकार से बहुत ज्यादा दुखी हैं। वो जानते हैं जब वो लोगों के बीच में जाएंगे तब लोग उनसे सवाल करेंगे कि क्या इन्होंने विकास पिछले 7 सालों के अंदर किया। 7 सालों में आप लोग देख लीजिए रेवाड़ी के अंदर कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई, कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं आया। आप देखिए एम्स का जो जुमला इन्होंने पिछले 8 साल से हमें देख रहे हैं, आज वो एम्स बन के तैयार नहीं है। आज जो हमारे रोडों की खस्ता हालत है,
आए दिन आप देखते हैं शहर के अंदर जो आवारा पशु हैं, बेसहारा पशु हैं, उनकी वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं। आज जो सफाई की व्यवस्था इतनी खराब है, अतिक्रमण इतना ज्यादा पूरे शहरों के अंदर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है, आज जो ड्रग की समस्या जो सबसे बड़ी है, आज जो बेरोजगारी है वो आज चरम के ऊपर है। आप देखिए हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी है वो 34% है, जो देश के अंदर सबसे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा ने 7 सालों में जो हमने सुनहरा हरियाणा बनाया था, जो नंबर 1 हरियाणा कहा जाता था, आज वो सबसे निचले पायदान के अंदर है। तो इस सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब 2 साल बच चुके हैं चुनाव के, अभी भी अगर इन्होंने कोई अगर विकास कार्य नहीं करे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका चुनाव में खाता भी नहीं खुल पाएगा। चिरंजीव जी, रेवाड़ी की बात कर लेते हैं। रेवाड़ी में हमारा एक कार्यक्रम चलता है बोले हरियाणा, जिसमें हम लगातार कई समस्याओं को उठाते हैं। रेवाड़ी की कई समस्याओं को हमने उठाया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं रेवाड़ी में स्वच्छता की, तो स्वच्छता को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? आज आप देखिए स्वच्छ हरियाणा की, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, पर शहर के अंदर आप हर जगह देखेंगे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और बेसहारा पशु जो हैं पूरे शहर में आपको नजर आते हैं। चाहे आपकी ग्रेवेंस की मीटिंग हो, चाहे और भी इनकी कमेटी की मीटिंग हो, मैं वहां पर जाता हूं, मैंने आवाज भी उठाई है, मैंने यहाँ के चेयरमैन को भी कहा है कि इनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। आए दिन जो लोगों को समस्या ये होती है, 2-4 इनको जो होना पड़ता है, आज रोडों की जो हालत है वो खस्ता है। आज आप देखिए हमारी जो कमेटी है उसके अंदर इनके पास बजट ही नहीं है काम करने के लिए, और इन्होंने मुझे बताया गया कि 1.25 करोड़ रुपए अब तक ये लोग लगा चुके हैं बेसहारा पशुओं को शहर से हटाने के लिए, और शहर के अंदर हर कोने में आपको बेसहारा पशु नजर आ जाए। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो भी चरम के अंदर, रेवाड़ी के अंदर नहीं अपितु पूरे प्रदेश के अंदर है। और ये सारी जो समस्या है मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इनका 7 साल का कार्यकाल रहा, जब इन्होंने लोगों की कोई भी सरोकार लेने का काम नहीं किया, झूठे वादे लोगों से करे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो काट की हांडी है वो एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। पिछली बार इन्होंने अपने झूठ के बलबूते सरकार तो बना ली है, पर अब की बार जब ये लोगों के बीच में जाएंगे तब लोगों से इनके हजारों सवाल होंगे। आपने तो बात करी है गंदगी की, आप देखिए आज बेसहारा पशुओं का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जो ड्रग्स की समस्या है वो सबसे बड़ी हमारे रेवाड़ी शहर के अंदर है। आए दिन आप देखते हैं कहीं चक्कू चलते हैं, कहीं गोलियां चलते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर एक और सवाल मेरा आपसे, जिस तरह से आपने बताया कि आपकी ओर से आवाज तो उठाई जा रही है, लेकिन सवाल मेरा है कि क्या आपकी आवाज उठाने का कोई भी लाभ आपको मिल पा रहा है? क्योंकि परेशान तो जनता हो रही है। चिरंजीव जी, हेलो, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी अब आ रही है। मेरा सवाल जैसा कि मैंने आपको मैंने सुन लिया जी आपका सवाल, आपको जवाब दे रहा हूँ मैं। हाँ। आपका सबसे बड़ी समस्या मैंने बताई कि जो पानी की समस्या थी, जो एक दिन एक छोड़ के पानी रेवाड़ी शहर के अंदर आता था, उस समस्या को हम लोगों ने दूर करवाया। जो एडिशनल टैंक इनकी जब सरकार थी 7 साल तक, जब ये नहीं बना पाए, जब ये मेरे पास आए, मैंने चांदावाल गांव के अंदर चिन्हित जगह करवाई। शहर जो हमारे गांव के जो एडिशनल टैंक है, जो पानी की समस्या जो है उसको आप दूर करने का काम करेंगे। बहुत सारी जगह ऐसी थी, चाहे दिल्ली रोड के अंदर, जहां करीबन 1 साल तक इनके सांसद के कहने के बाद, जो केंद्र में मंत्री हैं, इनके ग्रेवेंस के चेयरमैन के कहने के बावजूद जब वो रोड नहीं बन पा रहा था, हमने उसके लिए लगातार आवाज उठाई और उसको हमने बनवाया। और यूनिवर्सिटी की जो समस्या थी, जो बहुत सारे कोर्स यहाँ पर बंद हो रहे थे, उसके लिए हमने आवाज उठाई, उन कोर्सों को हमने दोबारा चालू करवाया। तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने भी लोगों के मुद्दे हैं उनको हम सदन में उठाएं। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारे मुद्दों के ऊपर जो हम आवाज उठाते हैं वो पूरे हो गए। अगर पूरे हो जाते तो लोगों की शिकायत ही सरकार से नहीं होती। तो जो लोग काम करने नहीं चाहते, जिनकी काम करने की इच्छा ही नहीं, हमारा फर्ज तो ये रहता है कि इनको लगातार हम चेताएं, इनको हम जगाते रहें, लगातार हमारे कार्यक्रम करते रहते हैं। आप एक बात बताइए, जो पेट्रोल डीजल के जो दाम है जो आसमान को छू रहे, हम तो उसके खिलाफ आवाज ही उठा सकते हैं, लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं। तो कदम तो सरकार को उसके अंदर उठाने पड़ेंगे। चाहे आपके गैस सिलेंडर के जो दाम है वो कम करने का काम तो इस सरकार का है। हम जब आवाज उठाते हैं, जब ये 2-3 उसके दाम नहीं बढ़ाते हैं 2-3 दिन, फिर जब ये बंद हो जाता है फिर ये बढ़ा देते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको जनता के साथ कोई सरोकार ही नहीं।
चिरंजीव जी, दिल्ली बाईपास की अगर मैं बात कर लूं, जिसे लेकर आपने उस सड़क को लेकर आवाज भी उठाई थी, यहां पर 2 लोगों की जान भी चली गई थी। किसे मानते हैं जिम्मेदार? अगर ये सड़क पहले बन जाती तो शायद 2 लोगों की जान नहीं जाती। इसके लिए मैं कहीं ना कहीं हमारे जो केंद्र मंत्री है उनको, जो यहाँ के स्थानीय जो मंत्री हैं, जो ग्रेवेंस के चेयरमैन है, यहाँ पे जो अधिकारी हैं, वो सब इसके लिए जिम्मेदार है, उनको उसके लिए दोषी हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान चलेगी। आए दिन हम देखते हैं वहां एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैंने लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहा। कभी तो इन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी उस रोड को बनाएगी, कभी ये कहते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो उसको बनाएगी। वहां हमने दरदेर प्रदर्शन कम से कम 4-5 बार की है, और हमारे जो केंद्र मंत्री है उन्होंने ये कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर ये रोड बन जाएगा। उनके कहने के बावजूद 7 महीने तक वो रोड नहीं बन पाया, और उस बीच 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोग इसके लिए जिम्मेदार है, इनको इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इनकी वजह से आए दिन इतने दिनों तक लोगों को जो परेशानियां वहां पर हुई। चिरंजीव जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। जिस तरह से लगातार रेवाड़ी में कई समस्याओं को भी हमने देखा है, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या जिस पर अभी मैंने और आपने बात की है कि बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है, इसके साथ ही यहाँ स्वच्छता भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त बन गई है, क्योंकि जगह जगह पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिसे लेकर लोग परेशान है। लोगों का कहना है कि ऐसा माहौल है, ऐसा मौका है जिसमें बीमारियां भी लगातार बढ़ रही हैं। सवाल मेरा ये है कि जब आप मदद के लिए या फिर जब आप सरकार से या जब आप आवाज उठाते हैं, तो क्या आपकी आवाज को सुना जाता है, मदद दी जाती है, काम किया जाता है जनता के लिए? देखिए, काफी सारी हमारी जो ऐसे वार्ड थे जहां पर अंदर तक छोटी गाड़ी नहीं जा पाती थी, जहां पर गंदगी के ढेर लगते थे, वहां मेरे संज्ञान के अंदर लेके आया। मैंने वहां छोटी गाड़ियां भिजवाई, जिससे जो गंदगी के ढेर है वहां पर उठवाए जाए। तो मैंने आपको पहले भी ये बात कही, हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी। देखिए, क्योंकि हम लोग 10 साल सत्ता के अंदर रहे, तो बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिनसे हमने बात करके ये कोशिश करी कि जितना हो सके लोगों को इन समस्या से दो चार ना होना पड़े। पर क्योंकि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके मुझे लगता है बहुत ऊपर तक जिनके ऊपर हाथ है, वो कार्रवाई इसके अंदर नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर सरकार को संज्ञान भी लेना चाहिए। इसके लिए लगातार मैं मुख्यमंत्री जी से ही मैंने पिछले दिनों में मुलाकात करी थी कि रेवाड़ी के अंदर जो बहुत सारी समस्या है, चाहे बेसहारा पशुओं की समस्या, उसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और एक गौशाला की जगह हमने वहां पर बनवाई जहां पर बहुत सारे बेसहारा पशुओं को रखना भी गया। तो कहीं ना कहीं वो हमारी जीत रही। जहां लोगों को बहुत सारी दिक्कतें वहां पर होती थी गंदगी के ढेर के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ छोटी गाड़ियां हमने शुरू करवाई, जो छोटी तंग गलियां थी वहां गाड़ियां नहीं पहुंच पाती थी। और पानी का तो मैंने आपको बता ही दिया, तो 16-16 दिन का शेड्यूल हमने दोबारा लागू करवाया। तो हमारी कोशिश तो आने वाले दिनों में यही रहेगी कि लोगों के मुद्दों को हम उठाएं, और इस जन विरोधी सरकार को, सोई हुई सरकार को हम लगातार जगाते रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव जुड़े थे, जिन्होंने तमाम बातचीत यहाँ पर की और इसके साथ ही बताया कि रेवाड़ी में क्या कुछ उन्होंने किया है और अभी विकास के कार्य क्या कुछ करवाने हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।